सेक्शन बी सवाल नंबर 4, उर्दू नावल के अक़साम पर एक मुख्तसर नोट लिखे। सेक्शन बी जो है वो 5 नंबर का होता है सेक्शन बी। उसके बाद उसका सवाल जो कंटिन्यू रहेगा वो सेक्शन ए में 3 तक था और सेक्शन बी में 4 से शुरू होगा। यहाँ 1 से शुरू करने नहीं होगा। उस सवाल उर्दू नावल के अक़साम पर एक मुख्तसर नोट लिखे। नावल उस नसरी किस्से को कहते हैं जिसमें किसी खास नुक्ता नज़र के तहत ज़िंदगी की हकीकी वाक़ई अक्कासी की गई हो। यानी नावल एक नसरी किस्सा है जिसमें पूरी ज़िंदगी की कहानी बयान की जाती है। नावल की कई किस्में हैं मगर उनमें से किसी को भी नावल की किसी खास किस्म का पाबंद नहीं किया जा सकता था। हम इतना कह सकते हैं कि जिन नावलों में मकसद या नज़रिया ज़्यादा उभरा हुआ होता है उन्हें हम मकसदी या नज़रियाती नावल करार दे सकते हैं। जिन नावलों में प्लाट पर ज़्यादा जोर होता है यानी उनमें वाक़यात का भरपूर होता है उन्हें हम वाक़याती नावल कह सकते हैं। जो नावल बुनियादी तौर पर किसी नफ्सियाती नुक्ते के गर्द घूमते या फिर किरदार की तहलील नफसी में मसरूफ़ अमल होते उन्हें हम नफ्सियाती नावल कह सकते हैं। जिन नावल का मरकज़ी तासीर किसी खास किरदार की खुसूसियात से तश्कील पाए उन्हें किरदार नावल से मशहूर किया जा सकता है। जिन नावल में तारीख किसी खास दौर किसी मशहूर शख्सियत को नावल का मौजू बनाया गया हो उन्हें हम तारीखी नावल करार दे सकते हैं। जिन नावल की बुनियाद अनोखी बातों माफ़ूक अलफित्र किरदार और तहरीर व तजवीज़ पर उन्हें हम जासूसी नावल कह सकते हैं। जो नावल बुनियादी तौर पर माशरे के किसी मसले या मसाइल की नकाब कशी करते हो उन्हें माशराती नावल का आवाम दिया जा सकता है। सवाल नंबर 5 और 6 एक ही सवाल दिया हुआ है। असाइनमेंट का अगर आप पेपर खोल के देखते हैं तो 5 और 6 का जो सवाल है वो हूबहू एक जैसा है, तो इसीलिए दोनों का जवाब एक ही जैसा होगा। या फिर आप सेंटर से पूछ सकते हैं कि इसका सवाल बदलेगा या फिर जैसे ही दिया हुआ है उसी तरह लिखना है, दोनों का सेम जवाब एक ही जैसा। तो उसका जवाब सवाल है उर्दू अफसाने के फ़न पर एक मुख्तसर नोट लिखे। कहानियाँ कहना और सुनना इंसान की फितरत में दाखिल है। दास्तान, ड्रामा, नावल और अफसाना कहानी की ही मुख्तलिफ रूप है। ड्रामे को कदीम तरीन सनफ़ का एजाज़ हासिल है तो अफसाना जदीद तरीन और मकबूल तरीन सनफ़ सकन है। मुख्तसर अफसाना या अफसाना मगरिब की देन है। 19वीं सदी के आगाज़ में वास्किटन और ऑरवेल नामी एक अदीब ने उसे बिक लिख कर उस सनफ़ की बुनियाद डाली। उर्दू में प्रेमचंद को फ़नी एतबार से पहला अफसाना निगार माना जाता है। अदब के दीगर अशनाफ की तरह अफसाने की भी मुकम्मल और हतमी तारीफ़ बयान नहीं की जा सकती। मुख्तलिफ़ फ़नकारों ने उसकी तारीफ़ अपने अपने अंदाज से की है। एलन गिरार्ड कहता है मुख्तसर अफसाने एक ऐसी बयानिया नशरी सनफ़ है जो एक ही नशत में पढ़ी जा सकती है, जो मुताशिर कीन अंदाज में लिखी गई हो और जिसमें से वो तमाम गैर मुताल्लिक़ अज़ाए निकाल दिए गए हो जो तासीर को कायम करने में मदद न करते हो और जिसमें तासीर की वहदत और जमायत हो। इस सिलसिले में एक नक़ाद का कहना है कि अफसाना एक ऐसी फ़िक्री दास्तान को कहते हैं जिसमें एक ख़ास किरदार, एक ख़ास वाक़या, एक तजुर्बा या एक तासीर की वजूहात की गई हो। नज़ीर के उसके प्लाट की तरतीब इस कदर मुंज़िम तरीके से की गई हो कि तासीर की वहदत कायम रहे। अफसाने के फ़न में जिन बातों का खुसूसी अहमियत दी गई है उनमें से बिस्तर की तज़किरा उस अक़्ताबास में है। यानी मुख्तसर अफसाने दीगर कहानियों से मुख्तलिफ है और इसमें इख्तिसार, इजाज़, जदीद और तख़ील की खास अहमियत है। फ़नी हुस्न से मुराद उसके अज़ाए तरकीबी जिनसे बतौर फ़न अफसाने की तफ़सील व तामीर होती है। ब्रेंट मिथोज ने एताद ज़मान, एताद मका, एताद मिल और एताद किरदार को अफसाने के लिए अहम करार दिया है। उसी तरह आईबी इशविन ने भी अफसाने की मुख्तलिफ पहलू की जानिब इशारा करते हुए लिखा है मुख्तसर अफसाने एक मुख्तसर तफसीली तख्लीक है जिससे किसी एक मखसूस वाक़ई या एक मखसूस किरदार का प्लाट के ज़रिया इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट की तरतीब व तंजीम से एक मखसूस वाहिद तासीर पैदा हो सके। सपाट स्टोरी के ताल्लुक से एडगर एलन पो का मशहूर जुमला है कि ये एक नसरी दास्तान है जिसके पढ़ने में हमें आधा घंटा से 2 घंटे का वक्त लगे। उससे भी अफसाने के इख्तिसार का इल्म होता है। मगरिबी नकादों ने अफसाने के लिए जिन अनासर पर असार किया है तकरीबन अज़ाए को उर्दू नाकिदीन ने भी उर्दू अफसाने के लिए लाजमी करार दिया है। अख्तर और बीबी अफसाने की तारीफ बयान करते हुए लिखते हैं एक अच्छा अफसाना एक कामयाब ड्रामा की तरह मज़ज़ा है। एजाज़ का बावजूद इख्तिसार की फ़नी हैसियत से वो एक हुस्न कामिल होता है और
حسن کامل ہوتا ہے اور اپنے حسن و تکمیل کی وجہ سے ناظرین کے لیے ذہنی مشرت کا سامنا موضوعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ افسانہ ایک نثری بیانیہ ہے جس میں کسی ایک واقعے زندگی کے کسی ایک پہلو مختصر کرداروں کی مدد سے اختصار کے ساتھ کچھ اس طرح پیش کیا جائے کہ اس سے ایک مخصوص تاثیر پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 7، پریم چند کی افسانہ نگاری کے اہم موضوعات کیا ہے؟ مختصر جائزہ لیں۔ پریم چند سے پہلے ہماری زبان میں چند افسانوے کے ترجمے اور چند طبع زاد افسانے موجود تھے، لیکن فن کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو انہیں افسانہ کہنا ہی مشکل ہے۔ پریم چند ہمارے پہلے ادیب ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ اس صنف کی طرف متوجہ ہوئے۔ پروفیسر کمیر ریس کا ارشاد ہے کہ پریم چند کی روایت اردو کی افسانوی ادب میں بنیادی روایت کا درجہ رکھتی ہے۔ پریم چند کے افسانے اردو افسانے کے سفر کے ہر منزل میں چراغوں کی طرح روشن رہے۔ پریم چند نے 1907 عیسوی سے نواب رائے کے فرزی نام سے افسانہ نگاری کا آغاز کیا، لیکن پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ایک ناولٹ ماموں کی ان کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ ان کا پہلا طبع زاد افسانہ عکس دنیا اور حب وطن ہے جو اپریل 1908 عیسوی کے رسالہ زمانہ کانپور میں چھپا۔ یہ سوز وطن میں شامل ہے۔ اس موضوع سے اردو افسانہ نگار کے پہلے دور کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور قاری کے دل میں حب وطن کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ ملک سے محبت اور اس کی آزادی کے جذبے سے اس قدر سرشار تھے کہ سوز وطن کی ضبطی کے باوجود بھی ایسے موضوعات پر لکھنے سے باز نہیں آئے، بلکہ اس کے بعد ان کے جذبے کو اور توقیت ملی اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر لکھنے لگے۔ دیہات کی تصویر کشی پریم چند کی سب سے اہم خصوصیات ہیں۔ ان سے پہلے ہمارے ادب میں گاؤں کا ذکر ناپید تھا اور صرف شہری زندگی ہی پیش کی جاتی تھی۔ وہ گاؤں میں پلے بڑے تھے، ہندوستانی گاؤں ان کی رگ رگ میں بس گیا تھا۔ پریم چند کی زیادہ تر کہانیوں میں دیہات اور اس کی زندگی کی اہم کردار رہا۔ ان کے افسانے سوا شیر گیو، راہ نژاد، دودھ کی قیمت، پوش کی رات اور کفن وغیرہ ایسے افسانے ہیں جن میں دیہات کی اور اس میں بسنے والے کسان، مزدور اور عورت وغیرہ کی مسائل کو دکھایا گیا ہے۔ چند کی افسانہ نگاری کا ایک پہلو اور ہے، وہ اصلاح پسند ہے اور ہندوستانی سماج کی برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ غریبوں پر ظلم و سرمایہ داروں اور مذہب برائیاں انہیں تڑپاتی ہے، اس لیے انہیں دور کرنے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیکیداروں کی زیادتیاں، اونچی ذات والوں کا دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اسی طرح کی دوسروں کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی۔ چنانچہ وہ اصلاحی افسانے لکھتے اور مثالی کردار پیش کرتے ہیں۔ نجات صرف ایک آواز، سو سے گیو نے بیوی اس قبیل کی مشہور افسانے ہے، نئی بیوی اس قبیل کی مشہور افسانے ہے۔ حقیقت نگاری پریم چند کے افسانوں کی دوسری اہم خصوصیات ہے۔ انہوں نے زندگی کو جہاں پایا، بے کم و کاسٹ و شاہی بیان کر دیا۔ ایک مضمون میں پریم چند لکھتے ہیں کہ افسانہ حقائق کے فطری معاشرے کو ہی اپنا مقصد سمجھا جاتا ہے، اس میں تخیلی باتیں کم اور تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ سماجی انصاف کے پریم چند بہت قائل تھے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو پریم چند بہت اہمیت دیتے تھے۔ دین دھرم کو وہ انسان کا نجی معاملہ خیال کرتے تھے۔ ان مذہب ایک الگ شے، انسان دوستی ہی۔ دراصل وہ مذہب کے سلسلے میں ان کا رویہ بہت شدت مند تھا۔ ان کے نزدیک زبان اور تہذیب ایک الگ چیز ہے، جذبہ ہے جو ان کے افکار و خیالات کی احساس ہے۔ سوال نمبر 8، اردو کے 5 بڑے افسانہ نگاروں کے فن اور ان کے نمائندہ افسانوں پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اردو کے 5 بڑے افسانہ نگار، ان کے نمائندے افسانے یہ ہیں۔ پریم چند کے افسانے کے نام بڑی گھر کی بیٹی، عیدگاہ، نمک کا دروگہ، کفن۔ اس کے بعد کرشن چند کا اند داتا، مہالکشمی کا پل، حسن اور حیوان، کالو بھنگی، شہادت حسین منٹو کا جائگہ، معزز ہاتک، نیا قانون، ٹوبا ٹیک سنگھ اور بو، عصمت چغتائی کا چوتھی کا جوڑا، میٹھی کا نفی، بچو پھوپھو، راجندر سنگھ بیدی کا لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو، بھولا اور بیل۔ کفن پریم چند کی حیات کے آخری دنوں کا تحریر کردہ ایک مشہور افسانہ ہے، حالانکہ اس سے بہتر اور عمدہ افسانوں کی کمی نہیں ہے پریم چند کے پاس، مگر اس افسانے کا پلاٹ غریبی، افلاس، پیٹ کی آگ، جہالت، توہم پرستی اور بے حسی کے کردار ہے۔ واقعے سے تیار کیا گیا ہے ایک عورت ادھیا جو پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی ہے، ایک کام چور سسر جس کا نام گھیشو ہے، اس کی بہو ہے، اور ایک غیر ذمہ دار محنت سے جان چھڑانے والے انسان مدھو کی بیوی مرکزی کردار ہے۔ ان تینوں کرداروں کے حالات، ان کے مسائل، ان کے جذبات، ان کی غریبی پر ہے۔ کالو بھنگی
कालू भंगी यहाँ पर ही होगा, यहाँ पे भंगी आ जाए। कालू भंगी किशन चंद के अफसानवी फन पर गुफ्तगू करने वाले अक्सर नाकिदीन ने लिखा है कि किशन चंद की अफसाने में किरदार निगारी उनका कमज़ोर पहलू है, लेकिन कालू भंगी एक ऐसा अफसाना है जो किरदार निगारी के तमाम तकाज़ों को पूरा करता है। कालू भंगी का शुमार किशन चंद में बेहतरीन अफसानों में है। उसके बाद हातक मंटू की बेहतरीन अफसानों में हातक का शुमार भी होता है। प्यार के लिए तरसती हुई एक बेबस बेसहारा तवायफ जिल्लत की इंतहा पर पहुँच कर खुद आगाही दो चार होती है। अफसाने की मरकजी किरदार शोगंदी एक पेशावर तवायफ है। मकबूल तरक्की पसंद अफसाना निगार असमत चगदाई का मशहूर अफसाना चौथी का जोड़ा भी है। इस अफसाने का अवान चौथी का जोड़ा है। चौथी का जोड़ा वो मखसूस लिबास होता है जिसे बहुत एहताम से दुल्हन को पहनने के लिए बनाया जाता है। आमतौर वह कीमती होता है जिस पर जरी का बहुत भारी काम कराया जाता है। ये जोड़ा कोई मामूली जोड़ा नहीं होता है, बल्कि उसके साथ हजारों आरज़ुओं को पिरोया दिया जाता है। हर लड़की की ख्वाब होता है कि वो इस जोड़े को पहने। लाजंती राजेंद्र सिंह बेदी के मकबूल तरीन अफसानों में लाजंती का शुमार होता है। लाजंती बड़े खुलूस और ईमानदारी के साथ सुंदर लाल से मोहब्बत करती है। सुंदर लाल भी लाजंती से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब मुल्क तकसीम हुआ तो कुछ मुसलमान नौजवान लाजवंती को उठाकर अपने साथ पाकिस्तान ले गए। लेकिन बाद में जब महाजरीन का अदाला बदली हुई तो लाजवंती वापस सुंदरलाल के पास पहुंच गई। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी। जिस लाजवंती पर सुंदरलाल जान छिड़कता था वो अब उससे कुछ कटा कटा सा रहने लगा। लाजवंती को लगता है कि अब उसकी पाक दामनी और वफादारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये वो सवाल है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। ये 8 का हो गया। 8 का जो 5 सवाल था, 5 अफसानों के नाम लिखे और उन अफसानों के फन पर एक छोटा सा नोट लिखे। मतलब 5 अफसानों पर आपको छोटा-छोटा करके नोट लिखने होगा। उसका सवाल नंबर 9, तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से पहले 5 अहम उर्दू अफसाना निगारों के नाम और उनके 2-2 अफसानों के नाम तहरीर करें। इसमें देखिए उसकी फ़न के बारे में लिखने नहीं बोला गया है। तो सबसे पहला तरक्की पसंद तहरीक में आएगा नाम प्रेमचंद और उसकी अफसाने के नाम आएंगे बड़ी घर की बेटी और कफन। दूसरे में आएगा आज़ीम कैरवी, तो प्रेमचंद प्रेम की चूड़ियाँ और दुख सुख। उसके बाद 3 नंबर में आ जाएगा हैदर जोश, तो उसका अफसाना आ जाएगा तोक़े आदम और मशावात। उसके बाद आ जाएगा मजनू गोर कपूरी, तो उसका हो जाएगा बुढ़ापा तुम मेरे हो। नियाज़ फतेहपुरी का आ जाएगा एक शायर का अंजाम और मोहब्बत की देवी। ये उनके अफसानों के 2-2 अफसानों के नाम हो गया और तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से पहले के 5 अहम शायरों के नाम, अफसाना निगारों के नाम। इसका इतनी जवाब होगा। सवाल नंबर 10, जदीद अफसाना निगारी की अहम खुसूसियात क्या है? तफसीली जायज़ा पेश करें। उर्दू में अफसाना निगारी से पहले नावे निगारी और नावे निगारी से पहले दास्तान का बोलबाला रहा। शुरू से ही उर्दू अफसाने में मुख्तलिफ किस्म के अफसाने तख्लीक हुए जो ज़माने और हालात के मुताबिक अफसाना निगार ने तख्लीक की। इसी वजह से उर्दू अफसाना कभी रोमानी अफसाना, कभी हकीकी अफसाना, कभी नफ्सियाती अफसाना, कभी तरक्की पसंद अफसाना, कभी तक़सीम हिंद का अफसाना, कभी जदीद दौर का अफसाना, कभी माबाद जदीद दौर का अफसाना, कभी नया अफसाना, कभी हम असर अफसाना के मुख्तलिफ नामो नशी ताबीर जानने लगा। आज हमें यह एहसास होता है कि ये नाम उर्दू अफसाने के लिए लाजम व मलज़म नज़र आते हैं और अफसानवी अदब में ये नाम उर्दू अफसाने की पहचान बनकर उभरे हैं। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अपनी किताब जदीद उर्दू अफसाना में लिखते हैं कि अफसाना कोई जदीद या शंग बस्ता शनप नहीं, उसमें तजुर्बा, तब्दीली और अजाना को कबूल करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। जदीयत के दौर ने जहाँ सारे अदब को असर अंदाज किया, वहाँ उर्दू अफसाना भी असर अंदाज हुआ है। जदीद ने उर्दू अफसाना को नए मौजू, नए मशाइल, नई तकनीक, नया असलूब, नए किरदार, नए ज़बान, नया फ़न, नया तजुर्बात और नया अफसाना निगार अता किए। वहाँ उर्दू अफसाना को जदीद अफसाना से मनसूब कर दिया। जदीद नाम है पुरानी रवायत से अनहराफ और नए दर आने वाले रवायत की पैरवी करना है। कदीम के जरिया जदीद के नए माने तलाश करता है। जदीद अफसाने में दास्तानवी रवायत के बाज़ याफ्ता भी पर और अस्त दास्तानवी असलूब में भी अलहमी किताबों की ज़बान में भी जाती अस्टूर साजी से करता है। अफसाने में बयानिया, आप बीती और जग बीती का इम्तराज़ होता है। जदीद अफसाने में किसी एक वाक़े के फ़न कारना बयान के बजाय वाक़े की तहदारी कैफियत उस दास्तान से करीब कर देती है। कसरत ख़याल में वहदत ख़याल का तासीर पैदा किया जाता है। उर्दू में इंतज़ार हुसैन, अनवर शहज़ाद, बलराज मेन और सरयंदर प्रकाश के बाद रशीद अमजद, कमर हुसैन, जोगिंदर पाल, सलाम बिन रज़ा, हुसैन अल हक, बेकशास और हमीद शरवार्दी ने उस अंदाज को कामयाबी के साथ बरता है। जदीद अफसाना में तरह तरह के तजुर्बात किए गए, चाहे वो मौजू के एतबार से हो, असलूब के एतबार या फ़न तकनीक, वसूल व ज़वाबत के एतबार से हो। जदीद अफसाने में सबसे पहला तजुर्बा अगर देखा जाए तो मसलमा, वसूल व ज़वाब्त, कायदा रवायत से अजतनाब,
बल्कि अनहराफ है। अफसाना की पुरानी रवायत से अजतनाब करके अपनी एक नई रवायत कायम करता हुआ नजर आता है। पुराने वसूल व कायदा व रवायत को जदीद दौर में जब मानने से इनकार किया तो उसको नए नए तजुर्बात बराकार लाने पड़े, चाहे वो मौजूहियत, फ़न, तकनीक, अससूर व ज़वाब्त, वसूल, असलोक वगैरह क्यों ना हो। उसने अफसानवी अदब को पूरी तरह से तजुर्बाती बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि जदीद दौर में उर्दू अफसाने के सबसे ज़्यादा तजुर्बे किए गए। इसलिए उस दौर को अफसाने का तजुर्बाती दौर से भी ताबीर किया जाता है। जदीद दौर में मौज़ूआत में तनोई पैदा हुआ। जहाँ तक मौज़ूआत का ताल्लुक है वो फ़र्द की खारजी समाजी ज़िंदगी के बजाय उसकी बातिनी ज़िंदगी का आकाशी बना। अफसाना निगार ने किरदार की समाजी सतह पर ज़ाहिर होने वाली हरकत व शनाख्त से उसकी शख्सियत की शनाख्त नहीं करवाई, बल्कि किरदार की शख्सियत से कारी को मुतारिफ करवाया। प्लाट कहानी की तरतीब का नाम है जिसके बगैर अफसाने में अफसानोयत नहीं रहती। अफसाने में कहानी का अनासर होना लाजमी है। उसका एहसास ही अफसाने में प्लाट का वजूद कायम करता है। अफसाने में किरदार की इर्तकाई कैफियत नहीं होती, इसलिए किसी न किसी सूरत में प्लाट का होना जरूरी है। मुख्तसर अफसाने में बाज़ औक़ात कोई एक मामूली सा वाक़या ही प्लाट की सूरत इख्तियार कर लेता है और सदाकत पर अस्तूर होना यानी यकीनी है। प्लाट में वहदात और तसलसल एक बुनियादी चीज़ है। अफसाने के प्लाट में उस सस्पेंस की प्लाट में तो ना वाक़यात ज़्यादा होती है और ना किरदार की हरकत व शनाख्त ही का ऐसा कुछ ज़्यादा पता चलता है। मुख्तसर अफसाने के बारे में किरदार नुमाया नहीं होते, बल्कि किरदार का कोई पहलू नुमाया होता है। इसलिए मुख्तसर अफसाने में किरदार निगारी का कोई खास अहमियत नहीं है। या उर्दू अफसाने की तजुर्बात पर एक नज़र। जदीद अफसाने में ज़बान की बरतने का तरीका क्लासिकी कहानी से काफ़ी मुख्तलिफ है। नसर के मंतिक से जदीद अफसाना ग्रेज़ करता है। अब उसकी ज़बान व अंदाज़ बयान शायरना होता है। जदीद कैफियत व लम्हाती महसूसात के इजहार के लिए जदीद अफसाने में तख्लीकी ज़बान का अंदाज़ बयान इस्तेमाल होता है। जदीद अफसाना शायरी से करीब दर होता जा रहा है। पुरानी कहानी की बानस्बत जदीद अफसाने में ज़्यादा तहदारी है। रज़ो व इशारियत, इश्तियारे व तमसीलात उस दौर के अफसाने की अहम अज़ा थे। अफसाने की शायरी से करीब तर करने में अलामती असलूब का बड़ा हाथ है। अलामत निगारी का शायरी से गहरा ताल्लुक़ रहा है। मौजूदी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जदीद उर्दू अफसाना तजुर्बात का मरकज़ नज़र आ रहा है। उसमें अफसाने की मौजूदियत, फ़न, तकनीक, असलूब और ज़बान की सतह पर जो नई तजुर्बे हुए उन्होंने उर्दू अफसाने अदब में वसअत अमीर तहदारी और तनों पैदा किया। मौजूदी प्लाट और किरदार में नए नए तजुर्बात किए गए। मौजू प्लाट और किरदार के अलावा एहसास व तख़ील को भी अफसानों में बुनियादी हैसियत दी। अफसानवी अदब को फ़नी व ज़मलियाती अक़्तादार से सरअफ़राज़ किया। उसी फ़िक्र की गहराई नफ्सियाती और फ़लसफ़ाना जहत से रोशना करवाया। साथ ही उसे तहक़ीक़ नहज़ अता की। अफसाने के पूरे मंजरनामे का अगर सरसरी जायज़ा लिया जाए तो ये दौर पूरे अफसाने का तजुर्बाती दौर कहलाता है और उर्दू अफसाने में ये दौर हमेशा तरक्शा और तानबा नज़र आएंगे। सवाल नंबर 11 असमत चगदाई का अफसाना निगारी के इम्तियाजी पहलू पर तफसीली नोट लिखिए। असमत चगदाई को शहादत हुसैन, मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी और किशन चंद के साथ जदीद उर्दू फिक्शन का चौथा शतून माना जाता है। बदनामी और शहरत, तनाज़ात और मकबूलियत के एतबार से वो उर्दू के किसी भी अफसाना निगार से आगे मनफरद और मुमताज़ है। उनकी शख्सियत और उनकी तहरीर एक दूसरे का तखमा है और जो बगावत, सरकशी, दर्दमंदी, बेसाख्तगी, बेतखलीफ़ी, अलहड़पन और शगफ्ता अखड़ से इबारत है। उन्होंने अपनी चौंका देने वाली मौज़ूआत, हकीकत पसंद तर्ज निगार और अपनी मनफरद असलूब की बिना पर उर्दू अफसाना और नावल निगार की तारीख में अपने लिए इम्तियाजी जगह बनाई। इंसानी ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात उनके अफसानों का मौजू है, लेकिन वो उन वाक़यात को एक फनकारी से पेश करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुकम्मल और जीती जागती तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है। उन्होंने अपने किरदार के ज़रिया ज़िंदगी की बुराइयों को बाहर निकाल फेंकने और उसे हुस्न, मशरत और सुकून का पीकर बनाने की कोशिश की है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि असमत चगदाई औरतों के पीछे जज्बात और उनके दिल के अरमान को बयान करने में महारत रखती है। असमत चगदाई का तर्ज बयान बड़ा ही प्यारा है। उनके मंजे हुए जुमले रोज़मर्रा और छूते हुए फ़कीरी अफसानों में जान पैदा कर देते हैं। उनके अंदाज़ निहायत तीखा और बरजस्ता है। वो अपने किरदारों की ज़बानी ऐसी तीखी बात कहलाती है जिसका असर बराह रास्त ज़हीन व दिल पर पड़ता है। मिडिल क्लास मुसलमान ख़ानदान की बात हो या पाशमानदा मुस्लिम ख़ानदान की बात हो, औरतों की नफ्सियात और उनकी ज़बान पर जैसी गिरफ्त असमत चगदाई की वैसी गिरफ्त शायद ही किसी दूसरे अफसाना निगार के यहाँ हो। असमत
कि अफसाना निगारी का वो इम्तियाजी पहलू है जिसे कोई भी कारी या नाकिद नज़रअंदाज नहीं कर सकता। असमत चगताई ने 11 वर्ष की ही उम्र में कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें अपने नाम से शाये नहीं करवाती थी। उनकी पहली कहानी 1939 ईस्वी में फसादी के आह्वान से मौकर अदबी रसाला शाकी में शाये हुई, तो लोगों ने ख्याल किया कि उनके भाई मरूफ अदीब अजीम बेग चगताई ने फर्जी नाम से ये कहानी लिखी है। उनके बाद जब उनकी कहानियाँ काफर, खदमतगार, ढीठ और बचपन उसी साल शाये हुई, तो अदबी हलों में खलबली मची और असमत ने एक मकबूल अफसाना निगार की हैसियत से अपनी पहचान बना ली। उनकी कहानियों की दो मजमे कुलिया और चुटिये 1941 और 42 में शाये हुए, लेकिन उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धमाका 1941 में लहाफ लिखकर किया। दो औरतों की बाहमी जिनसी ताल्लुकात के मौजू पर लिखी गई उस कहानी से अदबी दुनिया में भूचाल आ गया। उन पर फसाए निगारी का मुकदमा कायम किया गया और उस पर इतनी बहस हुई कि यह अफसाना सारी ज़िंदगी के लिए असमत चगताई की पहचान बन गया। उनकी दूसरी अच्छी कहानी चौथी का जोड़ा, गेंदा, दो हाथ जुड़े, हिंदुस्तान छोड़ो, नन्ही की नानी, भूल भुलैया, माशास, बिच्छू फूफू लिहाफ दब कर रह गई। असमत चगताई की अफसाना निगारी को फोटोग्राफ का फ़न भी कहा गया। वो लफ्ज़ों से जो तस्वीर बनाती है उनके ज़ाविये भी तय होते हैं। असमत का कलम फोटोग्राफ है। वो मजहब, फ़लसफ़ा और तशव्वुफ़ के अलछाव में ना खुद उलझती नादा अपनी कायरीन को उलझाती है। उन्होंने जो देखा, जैसा देखा वही अपने मखसूस अंदाज में लिख दिया। उनके अफसानवी की दुनिया छोटी जरूर है, लेकिन वह उस छोटी दुनिया की बड़ी अफसाना निगार है। असमत चगताई की अफसाना निगारी का एक इम्तियाजी पहलू ये भी है कि उन अफसानों ने एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया। ना सिर्फ कायरीन मुतासिर हुए, बल्कि अफसाना निगारों की एक पूरी कैफ असमत से मुतासिर हुई। जिन अफसाना निगार ख़वातीन ने खास तौर से असमत का अशर कबूल किया, उसमें हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर, सादिका बेगम, सरला देवी, जलानी बानो और वाहिद किस्म के नाम बहुत अहम है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 12, उर्दू में ड्रामा की इब्तदाई और इर्तकाई पर रोशनी डालें। उसके बाद सवाल नंबर 13 आएगा, लेकिन इन दोनों की टाइपिंग अभी मेरा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दिन या फिर एक दिन के बाद या फिर मतलब कल इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF में का लिंक दे दूंगी। उसमें सवाल नंबर 12 और 13 भी मौजूद होगा, जो PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उसके बाद असाइनमेंट 004 को मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।